हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशात्मक व्यूह रचनाएं, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी फॉर एडोलेसेंस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। किस आदर्श के अनुरूप व्यवहार को डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो कहा जाता है टीचिंग मॉडल। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, टीचिंग मॉडल के तत्व हैं तो सभी है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी है, ऑब्जेक्टिव एंड सिंटेक्स भी है, सोशल सिस्टम एंड इवोल्यूशन भी है। एक प्रतिमान के साधारण 4 तत्व होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है फोकस, उद्देश्य। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसे प्रतिमान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। शिक्षण लक्ष्य तथा उद्देश्य ही शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। फिर बाद में आ जाता है सिंटेक्स। शिक्षण प्रतिमान की संरचना में शिक्षण सोपान की व्याख्या की जाती है। शिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि जिससे अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न की जा सके। फिर है सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। छात्रों के व्यवहार का नियंत्रण तथा उनमें अपेक्षित परिवर्तन लाना सामाजिक प्रणाली ही पर ही आधारित है। शिक्षण के प्रति ईमान की एक सामाजिक प्रणाली ही होती है और सामाजिक प्रणाली का पूरा प्रतिमान के लक्ष्य पर निर्भर करता है। फिर है सहायक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। इसमें शिक्षण की सफलता से संबंधित निर्णय लिया जाता है जो कि उद्देश्य की प्राप्ति ये ये हुई है या अथवा नहीं। फिर कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों का एक सही युग्म है? तो है उद्देश्य है, संरचना है, सामाजिक प्रणाली है, सहायक प्रणाली है। फिर है कौन सा शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व है? तो है हमारा फर्स्ट तो है उद्देश्य। ठीक है, फिर बाद के अंदर आ जाता है संरचना 2 पे, और फिर बाद में आ जाता है सामाजिक प्रणाली, फिर आ जाता है समर्थन प्रणाली। फिर बाद में कौन से शिक्षण प्रतिमानों का एक तत्व नहीं है? जो तत्व नहीं है, सामाजिक प्रणाली नहीं है, जबकि संरचना, मूल्यांकन प्रणाली, सामाजिक प्रणाली ये है। कौन सा शिक्षण प्रतिमान का एक तत्व नहीं है? संरचना नहीं है, केंद्र बिंदु है, सामाजिक प्रणाली है, संरचना है। फिर बात के अंदर आता है शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व शिक्षक और शिक्षार्थी की अंतःक्रिया से संबंधित है? तो वह है सामाजिक प्रणाली। कौन सा शिक्षण प्रतिमान का एक आधारभूत तत्व नहीं है? तो जो नहीं है ना, वो है संप्रेषण प्रणाली, ये नहीं है। फिर है शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व कम्युनिकेशन के उद्देश्य से संबंधित है? तो वो है केंद्र बिंदु। कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? सामाजिक कौशलों का चयन, ये कार्य नहीं है। जबकि जो देखो पाठ्यक्रम रूप रेखा बनाना ये है, अनुदेशात्मक सामाजिक का विकास एवं चयन ये भी है, शिक्षण एवं अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की प्रक्रिया को निर्देश ये भी है। शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख कार्य पाठ्यक्रम की रूपरेखा और निर्देशात्मक सामग्री का चयन, सीखने की निष्पत्तियों को व्यवहार रूप देना, समुचित उद्दीपनों की परिस्थितियां एवं चयन चयन करना जिससे छात्र अपेक्षित अनुक्रिया कर सके, उन परिस्थितियों का विशिष्टीकरण करना जिसमें छात्र की अनुक्रिया को देख सकें, छात्रों की निष्पत्ति के लिए मानदंडों व्यवहारों को निर्धारित करना, छात्र तथा वातावरण के मध्य अंतःक्रिया की परिस्थितियों को उत्पन्न करना, छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होने पर परिस्थितियों तथा युक्तियों में सुधार करना। फिर है कौन सा शिक्षण प्रतिमानों के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो जो सबसे कम है ना, आकलन एवं मूल्यांकन विकास सबसे कम महत्वपूर्ण है। जबकि जो है हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण और विशिष्टीकरण ये बहुत ज्यादा है। अनुदेशात्मक सामग्री का निर्माण और चाहिए भी है। शिक्षण निगम क्रियाओं का विशिष्टीकरण ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान इनका ट्रेनिंग मॉडल का चरण नहीं है? तो जो नहीं है ना, वो है हमारा ये 2 नहीं है, पद्धत चयन उपागम ये नहीं है, जबकि सारे हैं। कौन कौन से? पद्धतों का एकत्रीकरण, सत्यापन है, पद्धतों का एकत्रीकरण, प्रायोगिकीकरण, स्पष्टीकरण का निर्माण, यह भी है, ये नहीं है। फिर बाद के अंदर आता है ब्रूस जोयस ने शिक्षण प्रतिमान को 4 परिवारों में वर्गीकृत किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? जो एक हिस्सा नहीं है ना, वो है सामाजिक परिवार, हिस्सा नहीं है। जबकि सूचना, प्रक्रिया परिवार, बंद परिवार, व्यक्तिगत परिवार ये सब है। देखो, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ब्रूस जोयस और
और व्हील ने अपनी पुस्तक मॉडल ऑफ टीचिंग में आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों के 4 परिवारों का वर्गीकरण किया है तथा यह सामाजिक अंतःक्रिया मॉडल, व्यक्तिगत मॉडल, सूचना प्रक्रिया मॉडल, व्यवहार परिवर्तन मॉडल इन्हें आधुनिक शिक्षण प्रतिमान कहा जाता है। आधुनिक प्रतिमानों के अलावा 2 अन्य प्रतिमान भी विकसित किए गए हैं। फिर है प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री ब्रूस ब्रूस वजाइस ने शिक्षण प्रतिमानों को कितने समूह में विभक्त किया है? तो 4 में किया उन्होंने। शिक्षण सूत्रों का आधार होता है तो मनोवैज्ञानिक होता है शिक्षण सूत्रों का आधार जो है। फिर आ जाता है कौन सा कारक प्रभावी कक्षा शिक्षण में विचारधारा नहीं होता तो वह तकनीकी की कमी ये नहीं होता। कौन सा एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचना ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ स्टाइल टीचिंग है तो वह पाठ प्रदर्शन है। शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है ना वो है शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, ये सही नहीं है। जबकि शिक्षण एक अंतःक्रिया है, शिक्षण सौदेश्यपूर्ण गतिविधि है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए? तो विचार आना चाहिए। बच्चे के बच्चे के प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को अवश्य जांच करनी चाहिए उसकी मानसिक परिपक्वता और मेंटल मैच्योरिटी। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है तो उसे हम प्रशिक्षण ट्रेनिंग कहते हैं। कौन सा प्रशिक्षण सिद्धांत की एक दिशा नहीं है? जो नहीं है ना कर्मशीलता का अभाव नहीं नहीं है। फिर एक कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? समस्या का कारण जानना, शिक्षण कार्य में सुधार करना। निम्नलिखित कथनों से जो सही है उसे चुनें। तो अनुदेशात्मक तकनीक शिक्षण कला है। फिर है हमको मैच करना है इसमें भी। तो इसका आंसर है देखो दृश्य आधारित सहायक सामग्री है ना वो है किसी विचार को मानस पटल पर अंकित करना। फिर बाद के अंदर है सादृश्यों का उपयोग। ये किया जाता है पहले से परिचित एवं नवीन ज्ञान का समानांतर चित्रण प्रस्तुत करना। फिर है अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी तो वो होती है किसी कार्यों को निष्पादित करना। फिर बाद के अंदर आ जाता है अग्रिम संगठक किसी ज्ञान को प्रदत्त करने से पूर्व आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना। फिर कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है ना वो शिक्षण अनुदेशन है, ये सत्य नहीं है। जबकि देखो शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। गुरुवंदना के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो जो नहीं है ना वो है अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत नहीं है ब्रूनर के अकॉर्डिंग। जबकि औपचारिक शिक्षण सिद्धांत है, वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत भी है, प्रमाणित शिक्षण सिद्धांत भी है। कतिपय गतिविधियों में आप छात्रों को विभिन्न गतिविधियों के निर्देशन एवं परामर्श हेतु उपयोग परीक्षण करना चाहते हैं, गतिविधियों के आधार पर सही चयन कीजिए। तो जो सही चयन है ना वो है देखो पाठ्यगामी क्रिया है ना वो है बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, प्रशिक्षण। फिर बाद के अंदर है समस्या मूलक बालकों के लिए तो वो है व्यक्ति परीक्षण। फिर बाद के अंदर आ जाता है व्यक्ति अध्ययन जो है ना वो है बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व एवं समायोजन परीक्षण। फिर बात के अंदर आता है विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु समूह का चयन तो मानसिक योग्यता में अभी ये क्षमता परीक्षण। फिर है निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम है निगमन का तो है सत्यापन है, सामान्यीकरण है, निरीक्षण है, उदाहरण है। निगमन विधि ऊपर से नीचे की पद्धति, सोपानों का उचित क्रम, सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण, उदाहरण है। इस विधि का विज्ञान, भूगोल, गणित तथा व्याकरण के शिक्षण के उपयोग में किया जाता है। शिक्षण अधिगम की इकाई को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही तरह से स्पष्ट करता है? तो एक कुछ संप्रातात्मक समानता के आधार पर प्रकरणों का संकलन। फिर है ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का अंतिम चरण है तो वह है मूल्यांकन। वह प्रक्रिया जिसमें क्रियाओं की संरचना एवं निष्पादन विद्यार्थियों को व्यवहार में परिवर्तन के लिए किया जाता है कहलाती है तो कहलाती है शिक्षण कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माणवाद उपागम का प्रकार है? तो वह सामाजिक।
फिर हमको सुमेलित करना है। देखो जो अनुबंध है ना, वो एक तरीका का व्यवहार है, और जो प्रशिक्षण है ना, वो है कौशल है, और जो अनुदेशन है ना, अनुदेशन वो क्या है, ज्ञान है, और जो प्रतिपादन है ना, वो है विश्वास है। फिर बाद में है ईबी हेबल ने आधुनिक भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण को एक परिपक्व स्थान दिया है। आ रही इसका रीजन है, ईबी हेबल एक अंग्रेजी कला समीक्षक थे जिन्होंने भारतीय कला समीक्षा की दिशा बदली विकल्प। तो इसमें दोनों ही सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। एक अनुकूलन समय सारणी बनाते समय निम्न में से किसे महत्व नहीं दिया जाता है, तो कठोरता को महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि कि जो विद्यालय के प्रकार को, सरकारी नियम एवं अधिनियम को, विषय के अपेक्षित महत्व एवं कठिनाई स्तर को भी दिया जाता है। निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता है, तो छात्र को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करना है। समूह के नेता अ, नेता होने के नाते संस्था प्रधान से क्या अपेक्षाएं है, तो वह संस्था के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। जब व्यक्ति का एक समूह है आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या किसी सामूहिक समस्या पर कोई निर्णय लेते हैं तो कहलाता है। तो इसको कहते हैं दल परिचर्चा। सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटता से संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित है। फिर कौन सा छात्रों के शैक्षिक मार्गदर्शन से संबंधित नहीं है, कार्य जगत को समझने में मदद, अनुकूलन के द्वारा सीखना, साहचर्य के द्वारा सीखना है। श्री सिंह ने अपने विद्यार्थियों को एक ऑनलाइन इतिहास पाठ्यक्रम में नामांकित किया है। इस प्रकार के दूर शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है, तो वर्चुअल विद्यालय। रचनात्मक अधिगम में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता के रूप में होती है। कौन सा कथन संस्थान में समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्व को दर्शाता है, तो सारे ही है। यह संस्थान के सुचारू एक कर्मानुसार तरीके से चलने को सुनिश्चित करता है। यह संस्थान में अनुशासन बनाए रखने में सहायक है। यह स्टाफ एवं विद्यार्थियों और में समय निष्ठता को बढ़ावा देता है। फिर बात है कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी रहे, तो सभी दर्शाती है, जैसे कि निर्वचन सर्जन, बहुविध व्याख्यान, बहुविध अभिव्यक्तियां। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह सिद्धांत है हेउरिस्टिक विधि। कौन सी प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक अवयव का प्रकार नहीं है, तो योजना विधि नहीं है। उस विधि का नाम बताइए जो भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित है। प्रयोगात्मक विधि। छात्र अपने समर्थता के अनुरूप किसी एक प्रकार निष्पादन करते हैं, तो यह क्षमता समर्थन है। रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षक की पाठ्यचर्या में मस्तिष्क की विज्ञान अनुपस्थिति किस बात की संभावनाओं से उत्प्रेरित होती है, तो है शैक्षिक पिछड़ापन। छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह मूलभूत अवधारणा है रचनात्मक उपागम की। मैस्यू ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है, स्वयं ही है। मैं से क्या क्रियात्मक मनोयोगात्मक पक्ष का हिस्सा नहीं है, व्यवस्था नहीं है। यदि छात्र कक्षा में नहीं आए तो एक अध्यापक के लिए के रूप में आप क्या करेंगे, वास्तविक छात्रों कारणों को समझकर समस्या का निदान करना। कक्षा शिक्षण में अध्यापक को अपना पाठ प्रारंभ करने से पूर्व निम्नलिखित में से किस चरण को प्राथमिकता देना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। पढ़ाए जाने वाले पाठ से संबंधित पूर्व पाठ पर प्रश्न पूछना। कक्षा में किस प्रविधि का प्रयोग अध्यापक को छात्रों द्वारा सर्वाधिक स्मरणीय बनाता है, विषय वस्तु को समझकर। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास आप कैसे करेंगे, सामूहिक कार्य देकर। कौन सा घटक शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है, तो निर्देशन एवं परामर्श नहीं है। समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है चिंतन व तर्क के विकास पर। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है, सारी है वाद विवाद विधि है, कार्यशाला विधि है, विचार गोष्ठी विधि है। फिर आता है हमारा सूचना प्रक्रम प्रतिमान। देखो कौन सा घटक सूचना प्रक्रियात्मक व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो जीवन पर्यटन स्मृति नहीं है। देखो सूचना प्रक्रिया
प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल प्रवर्तक है इसके शैनन। सूचना प्रक्रिया प्रतिमान अपेक्षाकृत एक नया आधुनिक प्रतिमान है जो बालक के संज्ञानात्मक विकास की ये व्याख्या कंप्यूटर प्रणाली के आधार पर करता है। सूचना प्रतिमान को का केंद्र तथ्य यह है कि बालक का मस्तिष्क आधुनिक कंप्यूटर की भांति काम करता है। मानव मस्तिष्क को प्रतीकों के कुशल प्रयोग मैनिपुलेटिंग प्रणाली जिसके द्वारा ज्ञान प्रभावित होता है के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है सूचना प्रक्रम दृष्टिकोण। फिर कौन सी विशेषता सूचना क्रिया विधि मॉडल से संबंधित नहीं है? समाज के साथ संबंधों पर बल देने के लिए यह संबंधित नहीं है। समाज के साथ संबंधों पर बल सामाजिक अंतर क्रिया प्रतिमान देता है। कौन सा सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान का उदाहरण है? निष्पत्ति प्रत्यय प्रत्यय प्रतिमान, सूचना प्रक्रिया वर्ग प्रतिमान, उपलब्धि प्रत्यय प्रतिमान, कौन से प्रटेनमेंट मॉडल, आगमन प्रतिमान, इंडक्टिव मॉडल, प्रशिक्षण प्रतिमान, इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, जैविक विज्ञान परीक्षा मॉडल, बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल। फिर है अग्रिम व्यवस्था आपक प्रतिमान, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, विकासात्मक प्रतिमान, डेवलपमेंट मॉडल, संप्रति विकास प्रतिमान, ब्रूनर। कौन सा प्रशिक्षण का सूचना प्रक्रिया प्रतिमान का उदाहरण नहीं है? कक्षा सभा प्रतिमान यह उदाहरण नहीं है। फिर है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में आता है, तो उसमें आता है सूचना प्रसंस्करण प्रतिमान परिवार। कौन सा सूचना प्रक्रिया वर्ग का उदाहरण है? संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रम वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है सामाजिक पूछताछ प्रतिमान। कौन सा शिक्षण प्रतिमान सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो वह प्रूडेंशियल प्रतिमान। निम्न में से क्या सूचना प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो वो है निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान नहीं आता है। फिर है सहकारी अधिगम प्रतिमान है, तो वह सहकारी अधिगम प्रतिमान मॉडल इसका। अब इसका क्वेश्चन है सहकारी अधिगम कोऑपरेटिव लर्निंग से तात्पर्य है दो से अधिक छात्र समूह में कार्य करते हैं उसे कहते हैं। 1991 में जॉनसन और स्मिथ द्वारा प्रतिपादित सहकारी अधिगम एक सफल शिक्षण अवयव है जिसमें विभिन्न स्तरों वाले विद्यार्थी किसी विषय की ज्ञान प्राप्ति के लिए छोटे छोटे समूह में विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। दल के प्रत्येक सदस्य को न केवल सीखना पढ़ाई गई शिक्षण सामग्री है अपितु अन्य सदस्यों की सीखने में सहायता करनी है। सभी सदस्य असाइनमेंट को मिलकर पूरा करते हैं और निष्पत्तियों की प्राप्ति के लिए वातावरण तैयार करते हैं। इसमें विद्यार्थी निम्न कार्य करते हैं, एक दूसरे के प्रयासों से सीखते हैं, सभी सदस्यों का सम्मान लक्ष्य मानकर कार्य कर सकते हैं। यह जान पाते हैं कि एक सदस्य का प्रदर्शन उसके स्वयं तथा अन्य साथियों के प्रयासों का परिणाम है। सभी गर्व का अनुभव करते हैं तथा किसी सदस्य की उपलब्धियां पर बधाई देते हैं। वह शिक्षण व्यू रचना जिसमें कक्षा में विभिन्न बुद्धि स्तर के विद्यार्थी मिलकर छोटे छोटे समूह में रहकर अधिगम करते हैं, तो वह है सहकारी अधिगम। फिर कहता है सहयोगात्मक अधिगम प्रत्यय किसने दिया था? तो वो दिया था जॉनसन एंड स्मिथ ने दिया था। इनमें से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो वह है समस्या आधारित अधिगम नहीं है। देखो सहकारी अधिगम की व्यू रचना के उदाहरण जिग्सन आरा इलियट आर्सन द्वारा विकसित जिक्सन शिक्षण पद्धति सहकारी अधिगम की व्यू रचना है। इसमें समूह के सदस्य भागों में विभाजित विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य एक भाग के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न समूह के सदस्य जिन्होंने उस भाग को पढ़ा है मिलकर उसका संयोजन परिचर्चा करते हैं और फिर अपने समूह में लौटकर अपने समूह के अन्य सदस्यों को अपना भाग का शिक्षण करवाते हैं। सहकारी लेखन कोऑपरेटिव स्क्रिप्टिंग 1995 में दशा दनासेउ द्वारा विकसित व्यू रचना सहभागी लेखन एक समूह के रूप में विकसित कार्य तैयार करने की एक प्रक्रिया है जिसमें सभी सदस्य योगदान देते हैं। इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग, अवधारणा बनाना, रूपरेखा, मसौदा तैयार करना, समीक्षा करना, संशोधन करना तथा संपादित करना शामिल है। फिर छात्र दल उपलब्धि प्रभाव स्टेट स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिसीजन 1978 में रॉबर्ट
स्लेविन द्वारा विकसित सहकारी अधिगम की इस तकनीक में 5 घटक होते हैं: कक्षा प्रस्तुति, टीम प्रश्नोत्तरी, व्यक्तिगत सुधार, स्कोर, टीम पहचान। समूह अनुसंधान, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन। 1978 में शेरन एवं शेरन द्वारा विकसित सहकारी अधिगम की इस व्यूह रचना में अध्यापक कक्षा के अध्ययन के लिए एक समस्या का चयन करता है, परंतु विद्यार्थी यह निर्धारित करते हैं कि समस्या के अन्वेषण में उन्हें कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करना है। कार्यों को समूह के सदस्यों में बांट दिया जाता है जो व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं। फिर समूह मिलकर एकीकरण, सारांशीकरण और निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। साझा जोड़ी, थिंकिंग पेयर शेयर, इस का प्रयोग समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। जब कक्षा में प्रश्न का जवाब केवल एक ही छात्र द्वारा दिया जाता है, इसमें छात्र की किसी साथी के साथ चर्चा करने से पहले अपने विचारों को सोचते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं। सर्किल द सेज, इसे पीयर ट्यूरिंग भी कहा जाता है। इसमें शिक्षक कक्षा में एक प्रश्न पूछता है, फिर प्रत्येक छात्र से खड़ा होने के लिए कहता है जो उत्तर दे सकता है। इसका उद्देश्य जिन विद्यार्थियों के विशेष ज्ञान से है उनको साझा करने के लिए कहना है। एक साथ सीखना, मिलकर सीखना। 1987 में जॉनसन, डेविड एवं रोजर ने इस विधि विकास का प्रयोग किया। इसमें सहयोग या अधिगम उपगम में विद्यार्थी 4 अथवा 5 सदस्यों में विषमांगी समूहों में कार्य पर परिचर्चा और दल निर्माण, टीम पर बल देते हुए कार्य करते हैं। टाइम्ड पेयर शेयर, यह छात्रों के लिए बातचीत करने और भाषा अभ्यास के लिए उपयोगी है। यह शर्मीले छात्रों को बोलने में सक्षम बनाती है। इस गतिविधि से छात्र बोलने व सुनने के कौशल के समान रूप में सुधार करते हैं। टीम गेम टूर्नामेंट। 1978 में डिवेरिस एवं स्लेविन द्वारा विकसित इस विधि के 2 दलों के मध्य सात्विक टूर्नामेंट रखा जाता है। कौन सी सहयोगी अधिगम उपगम में विद्यार्थी 4 अथवा 5 सदस्यों के विषय मांगी समूह में कार्य पर परिचर्चा और दल टीम निर्माण पर बल देते हुए कार्य करते हैं। वह मिलकर सीखना। सहयोगी अधिगम के सहभागी लेखन उपगम में विद्यार्थी पारस्परिक जोड़े में कार्य करते हैं, बदल बदलकर सूचनाओं का सारांशीकरण करते हैं और एक दूसरे को इस मौखिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। जोड़े युग्म का प्रत्येक सदस्य सुनता है, किसी गलती के लिए प्रस्तुतिकरण की निगरानी करता है और अपने साथी को प्रश्न देता है। फिर ये किसके द्वारा जिक्सा शिक्षण पद्धति को विकसित किया गया था? तो वो इलियट और ऑरनसन। सहयोगी अधिगम उपगम जिसमें समूह के सदस्य भागों में विभाजित विषय वस्तु पर कार्य करते हैं। समूह का प्रत्येक सदस्य एक भाग के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न समूह के सदस्य जिन्होंने उस भाग को पढ़ा है मिलकर उसका संयोजन परिचर्चा करते हैं और फिर अपने समूह में लौटकर अपने समूह के अन्य सदस्यों को अपने भाग का प्रशिक्षण करवाते हैं। यह उपगम है। तो जिक्सा आरक कक्षा। कौन से सहयोगी अधिगम उपगम में अध्यापक कक्षा के अध्ययन के लिए समस्या का चयन करता है, परंतु विद्यार्थी यह निर्धारित करते हैं कि समस्या के अन्वेषण में उन्हें कौन सी विषय वस्तु का अध्ययन करना है। कार्यों को समूह के सदस्य में बांट दिया जाता है जो व्यक्तिगत रूप में कार्य करते हैं, फिर समूह मिलाकर एकीकरण, सारांशीकरण और निष्कर्षों का प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो वह है समूह अन्वेषण। सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित करता है। तो है अब इंगित कीजिए। तो है आमने सामने की अंतःक्रिया, फिर है समूह कार्य, फिर है व्यक्तिगत जवाबदारी। देखो, सहकारी अधिगम के विभिन्न तत्व है। सहकारी अधिगम द्वारा उद्देश्य प्राप्ति में अधिक सफलता कुछ परिस्थितियों के अंतर्गत ही की जा सकती है। ये परिस्थितियां निम्न सकारात्मक अंतर निर्भरता है। यह साथ तैरने अथवा डूबने के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य का प्रयास उस दल की सफलता के लिए आवश्यक है। अपने स्रोतों तथा भूमिकाओं के आधार पर प्रत्येक सदस्य का संयुक्त प्रयासों प्रयासों में अद्वितीय योगदान है। आमने सामने की अंतःक्रिया, इसमें एक दूसरे की सफलता में सहयोग देते हैं। इसमें समस्या समाधान के लिए मौखिक निर्देशन दिए जाते हैं। एक ज्ञान दूसरे को सिखाया जाता है तथा निष्पक्ष परीक्षण किए जाते हैं। सदस्य सीखे गए तथ्यों पर चर्चा करते हैं। शिक्षक छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्तरदायित्व है। छोटे समूह बनाकर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व को बढ़ाया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत परख दी जाती है। शिक्षक द्वारा अचानक किसी भी विद्यार्थी को बुलाकर उसके समूह के कार्यों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। प्रत्येक समूह का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक छात्र समूह के कार्य में योगदान दे रहा है। प्रत्येक समूह में एक छात्र को जांचकर्ता के कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है। अंतर्वेशन। फोर्थ है अंतर्वेशन तथा लघु समूह कौशल। इस इसमें क्या होता है? सामाजिक कौशल जैसे नेतृत्व गुण, निर्णय क्षमता, अविश्वास निर्माण, संप्रेषण,
तथा अंतर द्वेष संबंध प्रबंध कौशलों को सिखाया जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है सामूहिक प्रक्रिया। समूह के सदस्य बैठक अपनी उपलब्धियों तथा कार्य संबंधों के ऊपर चर्चा करते हैं। वे इस बात की भी वर्णन करते हैं कि किसी सदस्य की क्रियाएं सहयोगी अथवा नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन करना अथवा जारी रखने का निर्णय लिया जाता है। सहकारी अधिगम का प्रयोग करने वाले कुछ क्रियाएं जैसे जिग्सो, थिंक, पेयर, शेयर, थ्री स्टेप्स, इंटरव्यूज, रोड राउंड रोबिन, ब्रेनस्टॉर्मिंग आदि। फिर बाद में हिंदी में लिखा था कौन सा जॉनसन एंड जॉनसन द्वारा पहचाना गया सहकारी अधिगम का एक तत्व है, तो वह है सकारात्मक अन्योन्याश्रय। फिर ये कौन सा सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है, तो वह है सामाजिक अंतक्रिया का भाव, नो सोशल इंटरेक्शन, या नहीं है। कौन सा सहकारी अधिगम का गुण नहीं है, तो वह इस प्रक्रिया में विद्यार्थी में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं या नहीं है। देखो सहकारी अधिगम शिक्षा आर्थिक अधिगम कर्ता केंद्रित अधिगम यह बालकों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान, सकारात्मक अभिव्यक्ति का विकास करता है। यह सहयोगात्मक वातावरण का निर्माण, यह सफलता के सम्मान अवसर तथा सामूहिक संप्राप्ति उपलब्ध करवाता है। व्यक्तिगत जवाबदेही का विकास करता है। सामाजिक कौशलों को प्रोत्साहन देता है तथा पारस्परिक कौशलों का विकास करता है। कौन सी सहकारी सीखने की विशेषता है? तो वो है हमारी सामूहिक लक्ष्य, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वो है और सफलता के लिए समान अवसर है। फिर कौन सा सहकारी अधिगम का एक लाभ है? अधिक सामाजिक प्रोत्साहन। कौन सी सहकारी अधिगम की व्यू रचना का प्रकार नहीं है, तो वह प्रणाली उपगम नहीं है। प्रणाली उपगम शैक्षिक तकनीक का प्रकार होता है, सहगामी अधिगम का प्रकार नहीं होता है। कौन सा सहकारी अधिगम की आधारभूत मान्यता नहीं है, यह शिक्षण अधिगम को प्रयोज्य तथा अध्यापक केंद्रित बनाती है। फिर है सहकारी अधिगम बाल केंद्रित उपगम होता है, शिक्षक इसमें मार्गदर्शक या सहयोगी की भूमिका निभाता है। कौन सा सहकारी अधिगम का एक मुख्य तत्व नहीं है, केवल दल नायक से निर्देशों पर निर्भरता। फिर बाद में है सहकारी अधिगम में बालक स्वयं करके सीखते हैं तथा दल नायक के निर्देशों पर कम निर्भरता रहती है। सहयोगात्मक अधिगम की कमी है, केवल कुछ ही विद्यार्थियों में कार्य ये हमें सहयोग देते हैं। फिर सहकारी अधिगम में सभी विद्यार्थी विषय वस्तु को समझने एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा सभी सक्रिय रूप से ये भाग लेते हैं। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को सभी करना चाहिए। प्रत्येक प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए। विद्यार्थी को वाद विवाद में समूह परियोजनाएं देनी चाहिए। कौन सा सहयोगशील अधिगम का परिणाम है, तो वो है शैक्षणिक उपलब्धि है और सामाजिक कौशल है, विविधता का स्वीकार है। फिर सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो कक्षा कक्ष परिस्थितियों में और कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों में। सहयोगी शिक्षण प्रतिमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विद्यार्थी अंत पारस्परिक द्वारा कार्य करते हैं। फिर है अग्रिम संगठन प्रतिमान मॉडल। नेक्स्ट जो है शिक्षण प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रगतिशील संगठनकर्ता के प्रतिपादक है, तो डेविड आसुबेल। एडवांस एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। डेविड आसुबेल ने अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान या प्रतिमान शिक्षण शिक्षण प्रतिमान का विकास किया। इसमें तथ्यों तथा तथ्यों को बोध कराने से ज्ञान का विकास किया जाता है। इसका उद्देश्य है इस प्रतिमान का उद्देश्य प्रत्यय तथा तथ्यों का बोध कराना तथा ज्ञान में पक्ष का विकास करना है। फिर बात के अंदर है संरचना इसकी है। इसकी संरचना में पाठ्य वस्तु का बहुत सार्थक रूप से कराए जाने का ध्यान रखा जाता है तथा प्रथम सोपान में क्रियाओं को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है। द्वितीय सोपान में पाठ्य वस्तु को सिखाने के क्रम में विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। अमूर्त पाठ्य वस्तु के प्रत्ययों को एक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। फिर बात के अंदर है सामाजिक प्रणाली। तो इसमें क्या होता है, आसुबुल का विचार है कि अमूर्त विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे पाठ्य वस्तु का छात्र विश्लेषण कर लेता है। उससे संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान का बोध कराया जा सकता है। इसमें शिक्षक को अधिक सक्रिय रहना होता है। सीखने की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षक क्रिया
क्रियाएं बदल लेता है। छात्रों और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया होती है। शिक्षक शिक्षक छात्रों को विपरीत भी करता है। फिर सहायक है, इसमें मूल्यांकन अनुदेशन पर आधारित होता है। फिर बाद के अंदर है प्रयोग है इसका, पाठ्य वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान के लिए यह अधिक उपयोगी प्रतिमान है। प्रत्ययों में संबंध स्थापित करने की तथा ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तर के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आशुबेल के प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। फिर बाद के अंदर है डेविड आशुबेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया है? अग्रिम व्यवस्था को। कौन से शिक्षण मॉडल शिक्षण प्रतिमान को केंद्र बिंदु तथा उद्देश्य है या तथ्य हो संप्रत्यों का अवबोध समझना करना है, तो वो अग्रिम संगठक प्रतिमान। उन्नत संगठक या अधिगम वृद्धि के संगठन के लिए आयु या मूल धारणा थी डेविड आशुबेल की। सही जोड़े का चयन आशुबेल अग्रिम व्यवस्था व शिक्षण प्रतिमान। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम व उच्च संगठन की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत डेविड आशुबेल। कौन से प्रतिमान छात्रों को संप्रत्य निर्माण व संप्रत्य पूर्ण निर्माण में सहायक है? तो वह है अग्रिम संगठन प्रतिमान। कौन सा प्रशिक्षण प्रतिमान विषय के अमूर्त संप्रत्यों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है? तो वह है अग्रिम संगठन प्रतिमान। कौन सा अग्रिम संगठन प्रतिमान की विशेषता है? तो वह है इस प्रतिमान का आधार सार्थक शाब्दिक अधिगम है तथा इस प्रतिमान का उद्देश्य अधिगमकर्ता के वर्तमान संख्यानात्मक संरचना में मजबूती प्रदान करना है। अग्रिम संगठन प्रतिमान अर्थपूर्ण सार्थक शाब्दिक अधिगम तथा सूचना प्रक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आ जाता है अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत। सार्थक सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारणा किस प्रतिमान का उद्देश्य है? तो वह है उन्नत संगठक प्रतिमान। फिर बात किया जाता है कौन सा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। देखो अग्रिम संगठन प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, यह संरचना में 3 अवस्था होती है। प्रतिमान की 3 मुख्य प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है अग्रिम संगठन प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर। वास्तविक कक्षा शिक्षण या पाठ्य प्रस्तुतिकरण से पहले जो तैयार अध्यापक द्वारा की जाती है, ये उसका संबंध इससे है। इसमें निम्न क्रियाएं होती है। पाठ्य उद्देश्यों का स्पष्टीकरण, अग्रिम संगठन प्रस्तुतिकरण, पाठ्य शिक्षण से संबंधित विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान से परिचित होना। फिर है अधिगम सामग्री, दूसरा अधिगम सामग्री कार्य का तार्किक प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ द लर्निंग टास्क और मटेरियल। यह शिक्षण की मूल पूर्ण क्रियान्वयन अवस्था है जहां अधिगम सामग्री का औपचारिक तार्किक तथा व्यवस्थित रूप से प्रस्तुतिकरण, इसके अंतर्गत व्याकरण विवरणात्मक विद्या व्याख्यान प्रदर्शन चर्चा विधियों का प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार किया जाता है कि बच्चा नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ सके तथा अधिगम सामग्री को संगठन और व्यवस्थीकरण के वास्तविक जानकर स्वयं ही अधिगम पथ पर आगे बढ़ सके। फिर बाद के अंदर है संरचनात्मक संगठन को सुदृढ़ बनाना, स्ट्रेंथिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। यह पाठ शिक्षण की अनुवर्ती अवस्था, इसमें अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपगम को प्रकाश में लाता है। जॉयस विल के शाब्दिक में तृतीय चरण पर उठाए गए कदमों का उद्देश्य नवीन अधिगम सामग्री को विद्यार्थी के पास वर्तमान में मौजूद संज्ञानात्मक संरचना में से जोड़कर उनके संज्ञानात्मक संगठन की शक्ति में अपेक्षित वृद्धि करना है। फिर बाद में है अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स की कौन सी अवस्था में अध्यापक अधिगम की सक्रिय प्राप्ति को प्रोत्साहित करता है और एक विषय में समालोचनात्मक उपगम को प्रकाश में लाता है, तो ये संज्ञानात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण। फिर कौन सी अवस्था अग्रिम संगठक मॉडल के सिंटैक्स में अवधान बनाए रखने और व्यवस्था प्रकटीकरण को बनाए रखने से संबंधित है, तो अधिगम कार्य अथवा सामग्री का प्रस्तुतिकरण। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल
तो शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक संरचना को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया है। यह कथन मॉडल विकसित करने वाले का नाम है, तो वह डेविड आसुवेल। एजुकेशनल साइकोलॉजी कोग्निटिव व्यू, एजुकेशनल साइकोलॉजी कोग्निटिव व्यू पुस्तक की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है डेविड आसुवेल की। कौन से आसुवेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत विज्ञान के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है, तो अवलोकनात्मक अधिगम नहीं है। फिर बाद के अंदर आ जाता है आसुवेल के 4 अधिगम सिद्धांत: टटकर अधिगम, रोट लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग, अभिकरण अधिगम, रिसेप्शन लर्निंग, अन्वेषण अधिगम, डिस्कवरी लर्निंग। कौन सा आसुवेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है, तो जो नहीं है विविधीकरण सीखना, ये नहीं है। आसुवेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? खोजपूर्ण सीखना। अग्रिम संगठक शिक्षा मॉडल एंड इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग के प्रवर्तक है नेड ए फ्लैंडर्स है। फिर इसके बाद के अंदर आ जाता है हमारा नेक्स्ट मॉडल वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान, जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान, बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल के प्रतिपादक है जोसेफ जे स्क्वाब। जैविक विज्ञान परीक्षा प्रतिमान, बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी, जोसेफ जे स्क्वाब ने शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया है। इसमें सामाजिक तथ्यों के अन्वेषण का अनुसरण किया जाता है। इसका जो उद्देश्य है ना, इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य अन्वेषण करना, सामाजिक तथ्यों का बोध कराना तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान कराने की क्षमताओं को विकसित करना है। फिर हम बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना साधारण इसकी संरचना में 4 सोपान होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है छात्र के अन्वेषण का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है और अन्वेषण की विधियों को भी निश्चित किया जाता है। फिर बी है, इसके अंदर समस्या स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्र अन्वेषण की कठिनाइयां या प्रदत्त के संकलन तथा विश्लेषण की कठिनाइयों को समझ सके। फिर इसके अंदर सी है, समस्या का चयन किया जाता है तथा उसकी कठिनाइयों को पहचाना जाता है। और लास्ट इसके अंदर कठिनाइयों के समाधान को ढूंढना तथा संग्रहण करने के लिए प्रयोग भी करना है। फिर बात के अंदर आ जाता है सामाजिक प्रणाली। कक्षा कक्ष में सहयोग तथा सद्भावपूर्ण वातावरण होता है। छात्रों को चुनौतियां की परिस्थितियों में रखा जाता है जिससे यह परिकल्पना का प्रतिपादन करके उनकी पुष्टि के लिए प्रदत्तों का संकलन भी कर सके। फिर है सहायक जो है उसमें है इसके मूल्यांकन के लिए शिक्षक छात्रों के समक्ष समस्याएं रखता है। छात्रों के परिकल्पना प्रतिपादन पद्धतों के संकलन अर्थापन करने की क्षमताओं के आधार पर प्रभावशीलता के संबंध में निर्णय लिया जाता है। फिर बात के अंदर आ जाता है प्रयोग। प्रयोग इस समय व्यापक प्रत्ययों तथा उनकी प्रकृति का बोध कराया जाता है। छात्रों को जीव विज्ञान की पाठ्य वस्तु सूचनाओं पाठ्य तथा प्रत्ययों का ज्ञान करवाया जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाता है विज्ञान परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य व उपयोगिता क्या है, तो प्राप्त सूचनाओं के आधार पर समस्याओं पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार। विज्ञान पूछताछ परिपरीक्षा साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल प्रतिमान के प्रतिपादक जोसेफ जे स्क्वाब। शिक्षण का परीक्षा प्रतिमान मॉडल विकसित किया है तो गया रिचर्ड सचमैन ने किया है। देखो फिर आ जाता है परीक्षा प्रतिमान इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। रिचर्ड सचमैन द्वारा विकसित परीक्षा शिक्षण का एक आगमनात्मक उपागम है। इसे शिक्षण प्रतिमान के रूप में लिया जाता है। शिक्षण प्रतिमान के रूप में इसका विचार सन 1962 में रिचर्ड सचमैन ने किया। शिक्षण का यह उपगम सर्जनात्मक अनुसंधान पर आधारित है, किंतु आजकल इसका प्रयोग शिक्षण के प्राय हर क्षेत्र में किया जा रहा है। यह उपगम छात्रों में सामाजिक दक्षताओं का इस प्रकार विकास करता है कि उससे छात्र सुविधापूर्वक समाज के साथ अपना समायोजन स्थापित कर लेता है। इसमें व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जाता है ताकि वह सामाजिक क्षमताओं का विकास और समायोजन कर सके। और इसका प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत क्षमताएं, पूछताछ कौशल का विकास करना तथा सिद्धांतों का बोध कराना है।
फिर है रिचर्ड सचमैन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान प्रतिपादित किया गया है? तो वह पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। सचमैन का पर्सा मॉडल निम्न में से कौन सा है? तो वह आगमनात्मक है। पर्सा अधिगम किसके विकास में सहायक होता है? तो वह सृजनात्मक कोग्निटिव स्किल्स के लिए होता है। फिर वह है शिक्षण के पश्चात जांच प्रशिक्षण प्रतिमान से निम्न में से कौन सी अवस्था संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है ना, तो वह समस्या का समाधान करना, ये संबंधित नहीं है। उस शिक्षण प्रतिमान का नाम बताइए जो अधिगम करता है, जो उद्देश्यपूर्ण प्रश्न में प्रशिक्षित है। तो वह है पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान। निम्न में से उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशलों के विकास के लिए सर्वदा उपयुक्त है? तो पर्चा अधिगम है। प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? शिक्षक के द्वारा। पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना में 5 अवस्थाएं होती है। देखो, जो पहली अवस्था होती है ना, शिक्षक द्वारा बच्चों के सामने समस्या प्रस्तुत करना। और जो दूसरी होती है ना, पुष्टिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह करना। और जो तीसरी होती है ना, वो होती है तरक्की अवस्था, प्रायोगिकरण के लिए आंकड़ों का संग्रह सत्यापन करना। और जो चौथी होती है समाधान या कारण प्रस्तुतिकरण स्पष्टीकरण। और जो लास्ट होती है ना, वो होती है पंचम अवस्था, पूछताछ अन्वेषण की प्रक्रिया। देखो, पर्सा मॉडल के लिए सिंटेक्स में अवस्थाओं के सही क्रम का चयन है। तो सबसे पहले तो आ जाता है इसके अंदर समस्या का समाधान करना। फिर आ जाता है आंकड़े एकत्रीकरण, सत्यापन और प्रयोग। फिर बाद के अंदर आ जाता है व्यवस्थीकरण, स्पष्टीकरण, निर्माण। फिर आ जाता है अन्वेषण प्रक्रिया का निर्माण। फिर निम्नलिखित में कौन सी पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना की द्वितीय अवस्था है? तो जो द्वितीय अवस्था है ना, वो है पुष्टिकरण के लिए आंकड़ा का संग्रहण है। फिर अन्वेषण इंक्वायरी प्रतिमान मॉडल में सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तु की प्रकृति और परिस्थितियों को सत्यापित करते हैं? तो वो आंकड़ों का एकत्रीकरण, प्रमाणीकरण। कौन सा अन्वेषण प्रशिक्षण मॉडल के सिंटेक्स तत्वों से संबंधित नहीं है? विद्यार्थियों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करना, ये संबंधित नहीं है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट मॉडल, जो कि है विविध शिक्षण प्रतिमान। देखो, आगमन चिंतन शिक्षण प्रतिमान इंडक्टिव थिंकिंग टीचिंग मॉडल के प्रतिपादक है। तो वह हिल्दा टाबा है। आगमन चिंतन प्रतिमान इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, इसके प्रवर्तक हिल्दा टाबा है। इसका विकास अध्यापक शिक्षा हेतु किया गया है, जिससे छात्र अध्यापक अधिगम की समस्या का विश्लेषण कर सके तथा निर्धारण के आधार पर उपचार कर सके। इसका उद्देश्य मानसिक आगमन प्रक्रिया का विकास करना तथा प्रत्ययों व सिद्धांतों का बोध कराना है। इसे चिंतन क्षमता के विकास हेतु उपयुक्त माना जाता है। फिर बाद में है कौन सा उपयुक्त सही है? तो आगमन प्रशिक्षण प्रतिमान हिल्दा टाबा। हिल्दा टाबा ने कौन सी युक्ति सूचना प्रतिमान के लिए ये नहीं सुझाई है? दंत दंत संकल्पना। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? तो सिद्धांतों का उपयोग यह नहीं सुझाया। संप्रत्य लब्धि प्रतिमान या निष्पत्ति प्रतिमान कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसने प्रतिपादित किया? जेरोम ब्रूनर। देखो, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ना, इसके प्रवर्तक ब्रूनर है। यह प्राथमिक रूप से आगमन तर्क के विकास हेतु उपयोगी है। इसका प्रतिमान द्वारा भाषा का बोध, व्याकरण, शिक्षण तथा कौशल का विकास किया जाता है। आरंभ के प्रगतों को प्रस्तुत करते हुए विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रत्ययों का विकास करते हैं तथा अंत में लिखित मूल्यांकन द्वारा निष्पत्ति ज्ञात की जाती है। शिक्षण का वह प्रतिमान जिसका सर्वाधिक प्रयोग भाषा व व्याकरण शिक्षण हेतु किया जाता है, तो वो है हमारा संप्रत्य संप्रति प्रतिमान मॉडल। फिर बाद में है कौन सा प्रतिमान शिक्षक को विषय वस्तु की गहनता की ओर अग्रसर करता है? निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान मॉडल। संप्रत्य
प्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी दिनात्मक ऋणात्मक उदाहरणों में गुणधर्म की तुलना करते हैं? निरंतर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और संप्रति की पहचान। फिर संप्रति उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान, इसकी 3 अवस्था है। प्रथम अवस्था आंकड़ा का प्रस्तुतिकरण और संप्रति परिचय, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। अध्यापक द्वारा पूर्व नियोजित क्रम में हाँ या ना लेबल लगाकर विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करना, सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों में गुणों की तुलना करना, परिकल्पनाओं का निर्माण और उनकी जांच का नामकरण। फिर आ जाता है द्वितीय अवस्था संप्रति की प्राप्ति, टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द क्लास। इसमें क्या होता है? संप्रति संबंधी बिना लेबल लगे हुए अन्य उदाहरणों के बारे में हाँ या ना में कहकर भेद करना से वो अपनी और संप्रति संबंधी उदाहरण प्रस्तुत करना। फिर है तृतीय अवस्था चिंतन, व्यू, रचनाओं का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजी, विचारों का वर्णन, परिकल्पना, हाइपोथेसिस और गुण एट्रीब्यूट्स का महत्व अथवा बताना, परिकल्पना की संख्या और प्रकारों के विषय में बताना, व्यू, रचनाओं का मूल्यांकन। फिर संप्रति प्राप्ति मॉडल के सिंटेक्स की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी अतिरिक्त नामांकित उदाहरण को हाँ अथवा ना के रूप में पहचान करते हैं? तो वही है संप्रति प्राप्ति के परीक्षण। फिर है संप्रति प्राप्ति प्रतिमान, प्रत्यनिष्पत्ति प्रतिमान के सिंटेक्स वाक्य विश्लेषण की कौन सी अवस्था पर विद्यार्थी उदाहरणों का निर्माण करते हैं? संप्रति प्राप्ति परीक्षण। कौन सा प्रतिक्रिया सिद्धांत संप्रति प्राप्ति मॉडल से संबंधित नहीं है, तो विद्यार्थियों को अन्वेषण की ओर मोड़ना या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रति उपलब्धि प्रतिमान का प्रारूप नहीं है, जैसा कि व्हील एवं जोयस ने वर्गीकरण किया है? वह प्रवीणता अधिगम प्रतिमान। वर्तमान में विल जोश ने संप्रति प्राप्ति के 3 प्रारूप का उल्लेख किया है। संप्रति उपलब्धि का आग्रहण प्रतिमान, द रिसेप्शन मॉडल ऑफ द अटेनमेंट। फिर है संप्रति उपलब्धि का चयन, द सिलेक्शन मॉडल ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, असंगठित सामग्री प्रतिमान, अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल मॉडल। फिर बात के अंदर आता है सही जोड़े चुनने। हमको देखो दो फ्लेंडर सामाजिक अंतक्रिया प्रतिमान, सामाजिक पर्सा प्रतिमान, सोशियो इंक्वायरी मॉडल। इसका प्रवर्तक बेंजामिन कॉक्स तथा वॉयरन है। इसका प्रयोग सामाजिक समस्या के समाधान की क्षमताओं का विकास करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बालकों की तर्क क्षमता विकसित की जाती है। शिक्षक छात्रों के लिए परामर्शदाता का कार्य करता है। छात्र के चिंतन के स्तर विकास अवसर दिए जाते हैं। फिर किसके द्वारा कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण विकसित की जाती है? फ्लेडर के द्वारा। अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किया था वीएफ स्किनर एवं नॉर्मन ब्राउंडर। फिर प्रोग्राम लर्निंग है। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रतिपादन वीएफ स्किनर है। अभिकर्मित अधिगम की क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। इसमें छात्र को अनुक्रियाओं हेतु स्वतंत्रता नहीं दी जाती, क्योंकि अनुक्रियाओं का नियंत्रण अभिकर्मक द्वारा किया जाता है। यह स्वयं अनुदेशन की वह तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर अधिगम कर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वह स्वतंत्र रूप से इस प्रकार अनुक्रिया करता है जिसके परिणाम स्वरूप उसे पुनर्बलन मिलता है। इस प्रकार वह स्वयं अनुक्रिया करते हुए आगे बढ़ता है। इस प्रकार सिद्धांतों को पुनर्बलन, सक्रिय अनुक्रिया एवं छोटे छोटे पदों का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर है अभिकर्मिक अनुदेशन है, तो वो है स्वतः अधिगम है। फिर आता है अभिकर्मित अधिगम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। आधुनिक अभिकर्मिक अनुदेशन की उत्पत्ति का कारक है, तो वह अधिगम का मनोवैज्ञानिक व तकनीकी। कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत नहीं है, अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत। फिर है लघुपदों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी, कर्मिक छोटे छोटे फ्रेम में विषय वस्तु को प्रस्तुत करना। सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अट्रैक्टिव प्रिपरेशन, क्रियाशील होकर सीखते हैं। तुरंत पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट प्रत्युष्टि उत्तर की जांच। आत्म मूल्यांकन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ। आत्मगति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। कौन सा अभिकर्मक अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तो वो है निष्क्रिय अनुक्रिया। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो वो है अध्यापक मूल्यांकन का सिद्धांत।
कौन सा कंप्यूटर सहायक अधिगम में अभिकर्मित अधिगम का तत्व नहीं है? तो वे अप्रकट कोवट अनुक्रिया। अभिकर्मक अनुदेशन के प्रकार है, तो चारों ये देखिए, अभिकर्मक अनुदेशन भी है, शाकीय अभिकर्मक अनुदेशन भी है, मैट्रिक्स अभिकर्मित अनुदेशन भी है। फिर आता है अभिकर्मित अनुदेशन के 3 प्रकार निम्नलिखित है। देखिए, बीएफ स्किनर द्वारा उनकी पुस्तक द साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग में प्रतिपादन, इसमें छात्र क्रमबद्ध रूप में विभिन्न छोटे-छोटे पदों के माध्यम से देखिए मार्ग पर गति करते हुए अंतिम व्यवहार तक पहुंचता है। फिर आता है शाखी 1954 में नॉर्मन क्राउडर द्वारा प्रतिपादन, इसको इसको आंतरिक प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। इसमें छात्रों की आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदों पर होकर अंतिम पद पर पहुंचने की स्वतंत्रता होती है। मैथमेटिक्स थॉमस गिलबर्ट, इसमें अवरोही श्रृंखला सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिगम की क्रिया फ्रेम न होकर अभ्यास या समस्या होती है। देखिए, अभिकर्मित अनुदेशन निम्नलिखित में किस विचारों पर आधारित है? तो इसका अंदर के आधारित पेशा की अभिकर्मित अनुदेशन के प्रस्तुतता है, तो वो है बी एन ऑफ क्राउडर। अभिकर्मित अधिगम जहाँ प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करते हैं, उसे कहा जाता है रेखीय अभिक्रम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है? तो वो है शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन। लघुपथों स्मॉल स्टेप के सिद्धांत का संबंध है। देखिए, अभिकर्मित अधिगम के संपत्ति निर्माण में निम्न में से किस विचार का योगदान है? स्किनर का सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। फिर है निम्न में से खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है, रखना संपूर्ण ज्ञान का उद्धार है, ये नहीं है। फिर बाद के अंदर आ जाता है कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है? तो वह अभिकर्मित अधिगम नहीं है। फिर सुमेलित करना है हमको। देखो, जो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है ना, वो दिया है रिचर्ड सचमैन ने दिया है। फिर बाद के अंदर जो विकासात्मक शिक्षण प्रतिमान है ना, वो दिया है जीन प्याजे ने। फिर बाद के अंदर आ जाता है अग्रिम संगठक प्रतिमान जो है ना, वो दिया है गलत हो गया। देखो, फिर से देखो। देखो, जो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है, वो दिया है जॉन डिवी ने। और जो विकासात्मक प्रशिक्षण है ना, वो दिया है, गलत हो रहा है यार। देखो, जो पूछताछ प्रशिक्षण मॉडल है ना, वो दिया है हमारे रिचर्ड सचमैन ने। और विकासात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान है ना, वो दिया है जीन प्याजे ने। और अग्रिम संगठक प्रतिमान है ना, वो दिया है आसुबेल ने। और जो सामाजिक अंतःक्रिया है ना, वो दिया है जॉन डिवी ने। सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान ग्रुप इन्वेस्टिंग मॉडल, इसके प्रवर्तक जॉन डिवी तथा हर्बर्ट थैलर ने। इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है। इस प्रतिमान में छात्र के समक्ष समस्या प्रस्तुत की जाती है और अंत में समूह समस्या का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों को समस्याओं के संबंध में कितनी सूचनाएं ज्ञात है, इसके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। फिर मिलान करना हमको वापिस से। तो मिलान है, देखो, परिपक्ष प्रशिक्षण प्रतिमान है ना, वो दिया है टीचर सचमैन ने। और आगमनात्मक चिंतन मॉडल जो है, वो दिया है लटावा ने। संप्राप्ति दिया है फ्लेंडन ने। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान जो दिया है, वो दिया है ब्रूनर ने। 1 2 4 ये जो संप्रत्य ना, संप्रत्य प्रतिमान मॉडल, वो दिया है ब्रूनर ने। और सामाजिक अंतःक्रिया ना, वो दिया है फ्लेंडर ने। फिर कौन सा संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? यह केवल प्रशिक्षण हेतु प्रयोगी की जाती है, ये विशेषता नहीं है। फिर सुमेलित करना हमको। तो देखो, सक्रिय अनुकूल
अनुकूलन प्रतिमान है ना वो दिया है बीएफ स्किनर ने। और जागरूकता प्रतिमान शिक्षण प्रतिमान है ना, प्रशिक्षण प्रतिमान वो दिया है डब्ल्यूएफ विटीज ने दिया है। फिर बात के अंदर आ जाता है सामूहिक अन्वेषण प्रतिमान जो है ना वो दिया है जॉन डीवी ने। और जो संज्ञानात्मक विकासात्मक प्रतिमान है ना वो दिया है जीन पैजे ने। फिर आ जाता है शिक्षक सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एडगर डेल द्वारा प्रस्तावित शंकु के अनुसार नियमित विनय कौन सी दृश्य सामग्री सबसे अधिक प्रभावी है, तो वह प्रयोग। देखो एडगर डेल का शंकु प्रतिमान इन्होंने सारे अनुभवों का वर्गीकरण करने के लिए एक चित्र व्यवस्था की रचना की, उसे अनुभव कोण या शंकु का नाम दिया। एडवर्ड डेल द्वारा विकसित अनुभव शंकु ने दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग को महत्वपूर्ण आदान प्रदान किया। व्यक्ति 40% ज्ञान दृश्य अनुभवों के आधार पर ग्रहण करता है, वह ज्ञानेंद्रियों के ज्ञान को प्राप्ति के अनुकूल स्थान है। इसमें मुख्य शब्दों का प्रभाव सबसे कम, प्रत्येक शब्दों का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। त्रिकोण का अग्र भाग मौखिक संप्रेषण को दर्शाता है, जैसे कि शाब्दिक वर्ण है, दर्शात्मक प्रतीक है, रेडियो प्रसारण, स्थिर चित्रण, चलचित्र है, प्रदर्शन सामग्री है, भ्रमण है, प्रदर्शन है, अभियात्मक भागीदारी भागीदारी ये है, नियोजन कृत्रिम अनुभव है, वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव है, ये अप्रत्यक्ष अमूर्त चिंतन है, ये है प्रत्यक्ष मूर्त अनुभव। फिर आता है विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध में को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव शंकु देने वाले विद्वान थे, तो वह है एडगर डेल। शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव प्रभावशाली होती है, इससे कथन का आधार है अनुभव संकी। एडगर डेल द्वारा दिए गए अनुभव शंकु में कौन सा अनुभव बड़े पक्ष के प्रथम पद पर दिए गए वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग की दृष्टि से एडगर डेल द्वारा प्राप्त अनुभव शंकु के शीर्ष तल की ओर सोपानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सूत्र लागू नहीं होता है, तो वह विशेष सामान्य। शिक्षण अधिगम सामग्री में ई संसाधनों से संबंधित समूह का चयन कीजिए, तो ब्लॉग, ट्विटर, ट्यूब, फेसबुक। फिर शिक्षण सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 में किया गया है। शिक्षण सामग्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से फर्स्ट आना अप्रेक्षिक सामग्री नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल, जिन सामग्रियों को छात्र के सामने किसी भी सामान्य तरीके से प्रदर्शित किया जा सके, जैसे चार्ट दीवार पर लटकाकर, गत्ते पर लगाकर, टेबल पर रखकर आदि, इन्हें अप्रेक्षित सामग्री कहा जाता है। फिर बाद के अंदर आ जाती है श्रव्य सामग्री, रेडियो, ग्रामोफोन, भाषा, प्रयोगशाला, टेप रिकॉर्डर, लिंगोफोन। फिर आ जाता है दृश्य सामग्री, वास्तविक वस्तुएं, नमूने, ग्लोबल चित्र, मानचित्र, चार्ट, बुलेटिन बोर्ड, ग्राफ, मुद्रित सामग्री से युक्त रेखाचित्र तथा खाके, चार्ट, फ्लैनल बोर्ड, फ्लैश, मैग्नेटिक बोर्ड, पोस्टर, छायाचित्र, मुख्य फिल्म, स्लाइड्स, जादू की लालटेन, चित्र विस्तारक यंत्र। फिर आ जाता है इसी में ही श्रव्य दृश्य सामग्री, चलचित्र, समाचार संबंधी फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो, टेप रिकॉर्डर, ध्वनि, ड्रामा, लैपटॉप, कंप्यूटर। फिर बाद के अंदर आ जाता है प्रक्षेप सामग्री, प्रोजेक्टिव मटेरियल, ऐसी सामग्री जिसे पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखाया जाता है, उसे प्रक्षेपित सामग्री ये कहते हैं, जैसे स्लाइड, सूक्ष्म प्रक्षेपी, रेडियोस्कोप, एपिस्कोप, फिल्म पट्टियां, शिवप्रिय या ओवरहेड प्रोजेक्टर, मार्ग, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। फिर थर्ड आ जाता है इसके अंदर क्रियात्मक, मेले, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण, नाटक, संग्रहालय, विक्रमित अन्वेषण, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, अध्यापन, मशीन। फिर निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री नहीं है, नहीं है टेप रिकॉर्डर नहीं है। फिर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी श्रव्य सामग्री है, तो भाषा प्रयोगशाला है। फिर है कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री प्रक्षेपित साधन की श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो फिल्म स्ट्रिप्स आती है। सुमेलित करना हमको, सुमेलित करना वो थर्ड जैसे दृश्य अपेक्षित सहायक सामग्री है, वो है ब्लैक बोर्ड, सॉरी ब्लैक बोर्ड नहीं है, वो है हमारी ग्लोब है। फिर बाद के अंदर आ जाती है दृश्य प्रक्षेपित सहायक सामग्री जो है वो है फिल्म है।
फिर बात के अंदर आ जाती है क्रियात्मक सहायक सामग्री जो है वह अप्रदर्शनीय है। फिर बात के अंदर आती है दृश्य सहायक सामग्री जो है वो ब्लैक बोर्ड है। एडी का स्कोप उदाहरण है दृश्य सामग्री का। कौन सी दृश्य सामग्री सुविधा दिगम हेतुओं के असरकारक हेतुओं को संतुष्ट करती है? तो वो सारी है रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, स्थिर चित्र टेलीविजन है, लिंगोफोन उदाहरण है श्रव्य सामग्री का। फिर एक कौन सा समूह प्रक्षेप्य सामग्री का है? जो प्रक्षेप्य सामग्री का है ना तो वो है फिल्म स्ट्रिप स्लाइड्स ओएसपी ट्रांसपेरेंसी ओपेक प्रोजेक्टर है। फिर है निम्नलिखित में से क्या श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? तो टेप रिकॉर्डर नहीं ही है। फिर आ जाता है विद्यार्थी विशेष शिक्षण क्रिया से रुचि रखते हैं यदि शिक्षक शिक्षण इकाई चयन करने तथा उससे संगठित इस प्रकार करिए शिक्षण स्वयं शिक्षार्थी स्वयं विकसित करेंगे तो वह रुचि लेंगे। उत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय व ज्ञान को आदत आदतन बनाने वाली सहायक सामग्री क्या है? वो कंप्यूटर है। कक्षा कक्ष परिस्थिति में श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियां प्रयोग में लेते समय शिक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सम्मिलित है? तो मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। श्यामपट्ट का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? जेम्स विलियम ने किया था। कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे अधिक प्रभावी है? आवाज वितरण प्रणाली। फिर है कौन सा एक शिक्षण सहायक सामग्री का गुण है? उपयोगिता। कौन सा शिक्षण प्रति अधिगम सामग्री के चयन का सिद्धांत नहीं है? संसाधन की अनुपलब्धता। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षक की सहायता करता है। तो सभी में कहता है शिक्षार्थी को अनुप्रेरित करने में, सूचना को लंबे समय तक धारण करने में, अधिगम अनुभव को आयोजित करने में, समग्र अधिगम्य सुसंगम्य बनाने में, निम्न में से कौन सा कक्षा में भाषा की बाधाओं को दूर करने के आवश्यक उपायों से संबंधित नहीं है? तो वह है अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं है। फिर है एक आदर्श शिक्षण अधिगम में होनी चाहिए तो वो होने चाहिए रुचिपूर्ण, सूच सूचनात्मक और सटीक। कक्षा कक्ष में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक उपायों में से निम्नलिखित में से कौन सा असंबंधित दृश्य सुनिश्चित असंबंधित निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है और हेड प्रोजेक्टर नहीं है? विस्तार शिक्षा का उद्देश्य है लोगों के दृष्टिकोण और प्रथाओं को बदलना। कौन सी वस्तु सॉफ्टवेयर तकनीक में सम्मिलित नहीं है? ओपन प्रोजेक्टर नहीं है। कौन सी दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सामयिक सामग्री नहीं है? पाठ्यपुस्तक का अनुपूरक नहीं है। फिर है श्रवण में विकृति की माप की जाती है डेसिबल में। फिर है निम्न में से कौन सी सूक्ष्म चलन का प्रयोग का उदाहरण है? तो वो है लिखना। फिर बात के अंदर आ जाती है हमारी ज्ञान प्राप्ति के द्वार है इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के लिए मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए उपयोगी उपयोगी है? वो स्पर्श और सुनना। एक अध्यापक श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्यापन को रोचक बनाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड देखो सभी है और बहुत भी सुविधा करती है। अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायक करती है। अधिगमकर्ता की धारण की टीचिंग को बढ़ाती है। ये दृश्य विषय में साधन की आवश्यकता अवधारणाओं के उचित स्पष्टीकरण हेतु आवश्यक स्थायी ज्ञान हेतु आवश्यक अधिगम प्रक्रियाओं को रोचक बनाने में सहायक सक्रियता बढ़ाने में उपयोगी मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का पालन विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु आवश्यक प्रत्यक्ष अनुभव को पूरक कमजोर विद्यार्थियों हेतु उपयोगी मनोवैज्ञानिक शिक्षण हेतु अनिवार्य शिक्षण में निम्न में से किस श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग प्रत्यक्ष अधिगम में सहायक है? तो वह प्रतिमान। चलना, भाव, भंगिमा, आवाज में उतार चढ़ाव, श्रव्य दृश्य क्रम में बदलाव निम्न में से किस शिक्षण कौशल के घटक है? तो वह उद्दीपक भिन्नता। बच्चों की सक्रिय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आप निम्न में से किसे महत्व देंगे? वह सभी विकल्प सही है। प्रश्न पूछना, सिद्धांत के लिए चिंतन करना, वाद विवाद है। विद्यालय में छात्र रजिस्टर पंजिका साधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अपेक्षित नहीं है? तो यह सामाजिक आर्थिक स्तर। कौन सी सहायक शिक्षण सामग्री है? तो सारी है पवन व्हील व कार्यकारी है प्रतिमान टेप रिकॉर्डर है स्वयं
फिर हम प्रोजेक्टर है, कौन सी मुद्रित सामग्री एक प्रकार की नहीं है, एक प्रकार नहीं है, तो अनुशिक्षकीय पाठ्य के प्रारंभिक स्तर के किस शिक्षण प्रवर्धि का प्रश्नपत्र उपयोग किया जाता है, तो ये मूल्यांकन करना अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है, तो छात्र निर्मित। फिर है शिक्षा में शिक्षण मशीन का विकास किसने किया था, एम एल प्रश्न ने किया था। कौन सी निर्देशन सामग्री नहीं है, तो वह ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जाता है, दृश्य सर्वे दो तरफा। निम्न में से कौन सा सही है, त्रिआयामी सामग्री मॉडल मोबाइल है। निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सर्वे सामग्री बहुविकल्प के अधिगम संरचना को सुगम बनाने को अच्छा उदाहरण है, टेलीविजन। छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बनने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो वह नियमित स्वास्थ्य प्रशिक्षण। किस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है, इसमें तो है संसाधन इकाई सुमेलित करना हमको। तो जो सुमेलित है ना, ग्राफिक जो है ना, वो क्या है, मानचित्र से। फिर बाद के अंदर जो प्रक्षेपित सामग्री है ना, स्लाइड से। और त्रिआयामी सामग्री है ना, वो है मॉडल से। और डिस्प्ले बोर्ड जो है ना, डिस्प्ले बोर्ड जो है, ठीक है, वो है बुलेटिन बोर्ड। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कम्युनिकेशंस स्किल नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।